लाल हवेली के किरदार, वाकयात और सवालात। हवेली की फाइल को हसासियत के पेश नज़र खुफिया रखा गया। खिता पोटोहार से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ मुहक्किक सज्जाद अजहर ने लाल हवेली से मुताल्लिक अपनी तहकीक में बाज़ किरदारों और वाकयात के हवाले से कुछ सवालात उठाए हैं। उनका कहना है कि धनराज सहगल का ताल्लुक जहलम से था। इस बात के शवाहिद दस्तियाब नहीं हैं। अंजुम सुल्तान शहबाज की तारीख़ जहलम हर हवाले से एक ज़ख़ीम किताब है, जिसमें जहलम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ख़ानदानों और शख्सियात का तस्करा मौजूद है। लेकिन हैरत है कि उस ज़माने में बैरिस्टर धनराज जैसी अहम शख्सियत, जिनकी इमारत के चर्चे पिंडी तक थे, उन्हें जहलम में कोई नहीं जानता था। और अगर रावलपिंडी से उनका ताल्लुक था तो उसके तारीखी शवाहिद में बैरिस्टर धनराज या उनके वालिद करपा राम का जिक्र क्यों नहीं। इन सवालात के जवाबात के लिए रावलपिंडी के पुराने रिकॉर्ड की तलाश में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेटलमेंट ब्रांच, कचहरी, सिटी पटवार सर्कल और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड से रब्ता किया कि शायद कहीं से कोई रिकॉर्ड हाथ लग जाए कि यह हवेली किस साल बनी थी, इसका पहला मालिक कौन था, लेकिन कहीं से कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका। शायद इंतजामिया के पास सहगल हवेली या लाल हवेली की फाइल मौजूद नहीं, या फिर इस फाइल की हसासियत के पेश नज़र इसे खुफिया रखना चाहते थे। दिल्ली में बैरिस्टर धनराज सहगल के खानदान के एक फर्द रविंदर एन सहगल से रब्ता हुआ। वो रिश्ते में बैरिस्टर धनराज सहगल के पोते लगते हैं, क्योंकि रविंदर के वालिद और धनराज आपस में चचाजाद थे। रविंदर सहगल ने बताया कि हमारे खानदान का शुमार रावलपिंडी के चंद मुतमव्विल खानदानों में होता था, जिनका वसी कारोबार और जायदादें थीं। धनराज सहगल ने शुरू से ही खासी रंगीन तबीयत पाई थी। विलायत से बैरिस्ट्री करके आए थे, इसलिए खानदानी रिवायत का पास भी नहीं करते थे। किस्मत के धनी थे, तभी लोग उन्हें धनिया सेठ या जज साहब कहकर पुकारते थे। धनराज ने दिल्ली और यूरोप में भी जायदादें बना रखी थीं। हमारा खानदान कदामत पसंद था, इसलिए वो धनराज के चाल चलन को पसंद नहीं करता था। फिर एक दिन पता चला कि बैरिस्टर साहब ने एक रक्कासा से शादी कर ली है और उसकी मोहब्बत में बोहड़ बाजार में एक हवेली भी बनाई है, जिसमें सागवान की लकड़ी इस्तेमाल की गई, जबकि कशीदाकारी में 4 मन सोना, चांदी और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। फिर साथ की जायदादें भी खरीद कर वहाँ मंदिर बनवाया। उन्होंने कोशिश की कि वो दुनिया भर की नेमतें बुद्धा भाई के कदमों में निछावर कर दें। वो बेल्जियम से उसके लिए हीरों का हार भी लेकर आए थे। तकसीम के वक्त हमारा खानदान चार्टर्ड तैयारे में दिल्ली आया, जिसमें हमारे नौकर, कुत्ते और बिल्लियां भी शामिल थीं। धनराज सहगल भी आ गए, लेकिन बुद्धा बाई नहीं आई। इधर बुद्धा बाई भी अपनी दौलत और सरवत की वजह से मुसलसल खतरात में थी। उसने अपनी बहन को, जो रावलपिंडी में रहती थी, अपने साथ रख लिया, जो बाद में जायदाद के लालच में उसकी दुश्मन हो गई, और अपने एक सौतेले भाई को भी सियालकोट से बुला लिया। बुद्धा बाई की बहन ने एक नौ मुस्लिम शेख हीरा सिंह सेठ से शादी कर रखी थी। हीरा शेख के पास काफी लोगों की जायदादों के कागजात थे, जो उसे जाते वक्त बतौर अमानत दे गए थे। तो उसने वो जायदादें उन महाजरीन को फरोख्त करना शुरू कर दी जो हिंदुस्तान से आ रहे थे। फिर जमाशुदा रकम से सोना खरीदा और जनवरी 1950 में भारत गया, जहां उसकी मुलाकात बैरिस्टर धनराज से हुई। हीरा शेख ने हवेली और दूसरी जायदादें खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की और धनराज को बताया कि बुद्धा बाई अब किसी और के साथ रह रही है, जिससे उसका बेटा भी होने वाला है। मगर धनराज को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। इस केस की तफसीलात जानने के दौरान रावलपिंडी कचहरी से इतना ही मालूम हो सका कि लाल हवेली 4 अप्रैल 1964 को बुद्धा बाई वल्द नबीउद्दीन को अलॉट हुई थी, जिसका मतलब यह है कि उस वक्त धनराज सहगल से होने वाले बुद्धा बाई के बेटे की उम्र कमोबेश 16 साल होगी। लेकिन ये सारे किरदार कहाँ गुम हो गए, कोई नहीं जानता। रविंदर एन सहगल का कहना है कि हीरा शेख ने जब दिल्ली जाकर धनराज से उसकी हवेली का सौदा करना चाहा और धनराज को बुद्धा बाई से बदल करने की कोशिश की, तो धनराज को इस बात का यकीन नहीं आया। वो फौरन रावलपिंडी वापस आया और बुद्धा बाई और अपने बेटे से मिला, तो उसे अंदाजा हुआ कि हीरा शेख ने उसकी जायदाद हथियाने के लिए ये फर्जी कहानी गढ़ी थी।